हरियाणा में मायावती वर्सेस चंद्रशेखर के बीच फंस गई है कांग्रेस। गजब खेल गढ़ गई बीजेपी। समझिए पूरा समीकरण। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलित वोटों की जंग, मुकाबले में आया नया मोड़। तो आखिरकार हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीख बदल गई है। बीजेपी के नेता मोहन लाल बडौली ने चुनाव की तारीख बदलने की मांग की थी। बडौली ने केंद्रीय चुनाव आयोग को लेटर लिखकर मांग की थी कि चुनाव की तारीख बदल दी जाए। वहीं चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव की तारीख बदल दी है। अब राज्य में 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर बयान जारी किया गया है। कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी ने चुनाव की तारीख बदलने का विरोध किया था। इन दलों का कहना था कि बीजेपी अपनी संभावित हार से डर रही है, इसलिए तारीख बदलने की मांग कर रही है। खैर, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में सियासी अखाड़ा सज गया है और जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, दलित वोट के लिए लड़ाई तेज होती जा रही है। बीजेपी कांग्रेस को एक तरफ रख देते हैं अभी। दरअसल बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी और आजाद समाज पार्टी यानी कि एएसपी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला और भी रोचक और एकदम अलग हो चुका है। दरअसल आईएनएलडी और बीएसपी में गठबंधन हो चुका है। अभय चौटाला की इंडिया नेशनल लोक दल ने मायावती से गठबंधन कर लिया है, जबकि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अनुसूचित जाति के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। इस विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बीएसपी 37 सीटों पर, जिसमें सभी एससी आरक्षित सीटें शामिल है। दूसरी तरफ जेजेपी 70 सीटों पर और एएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हरियाणा में बीएसपी के प्रभाव की बात करें तो राज्य में मायावती की पार्टी का प्रभाव घटता ही जा रहा है। साल 2009 में उनका कुल वोट शेयर 6.7 था, जो 2019 में घटकर महज 4% रह गया था। कांग्रेस जो जाट प्लस दलित प्लस मुस्लिम का सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। अब एक नजर डालिए 2011 की जनगणना पर। 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 20% से ज्यादा है और विधानसभा में इस समुदाय के लिए 17 सीटें आरक्षित है। ग्रामीण इलाके में एससी जनसंख्या 22% है, जबकि शहरी इलाके में ये 15% है। फतेहाबाद जिले में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है, जो 30% है। इसके बाद सिरसा में 29% और अंबाला में 26% है। सबसे कम जनसंख्या मेवात में 6%, फरीदाबाद में 12% और गुरुग्राम में 13% दर्ज की गई है। ये समझने वाला पॉइंट है। अनुसूचित जातियों ने 2024 के आम चुनाव में बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आप का समर्थन किया था। लगभग 68% दलितों ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया था, जबकि 24% ने बीजेपी को समर्थन दिया था। इस बड़े बदलाव ने इंडिया गठबंधन के लिए 8% वोट शेयर का फायदा पहुंचाया, जबकि बीजेपी के लिए 7% वोट शेयर का नुकसान हुआ था, जिससे 15% वोटों का स्विंग बीजेपी के खिलाफ हुआ। इसी का परिणाम था कि बीजेपी ने 2019 में जीती हुई 10 में से 5 सीटें खो दी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में दोनों एससी आरक्षित सीटें भी जीत ली। 2009 के विधानसभा चुनाव में आईएनएलडी ने 9 आरक्षित सीटें जीती और 36% वोट हासिल किए थे। कांग्रेस ने 7 सीटें जीती और उसे 40% वोट मिले थे, जबकि अन्य दलों को सिर्फ 1 सीट मिली थी। बीएसपी और बीजेपी ने इन सीटों पर 6% और 4% वोट हासिल किए थे। 2014 की बात करें तो बीजेपी ने 9 आरक्षित सीटें जीती थी, आईएनएलडी ने 3 और कांग्रेस ने महज 4 सीटें जीती थी। आईएनएलडी को इन सीटों पर 29% वोट मिले थे। कांग्रेस ने 25%, बीएसपी ने 3% और बीजेपी ने 33% वोट हासिल किए थे। वहीं 2019 में बीजेपी ने 7 से घटकर 5 आरक्षित सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 7, जेजेपी ने 4 सीटें जीती। इसी के साथ बीजेपी ने आरक्षित सीटों पर 33% वोट
और कांग्रेस ने 30%, जेजेपी ने 22%, बीएसपी ने 3% और आईएनएलडी ने मात्र 1% वोट हासिल किया था। अब समझने वाली बात यह है कि बीएसपी का प्रभाव देखा जाए तो कम होता गया है, लेकिन इसने 18 सीटों पर रनर अप के संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया था, जहां उसने जीत के अंतर से अधिक वोट हासिल किए थे। इसमें कांग्रेस की 7 सीटों पर, बीजेपी की 5, जेजेपी की 2 और अन्य दलों की 4 सीटों पर संभावनाओं को नुकसान पहुंचाया था। ये देखना दिलचस्प होगा कि बीएसपी का वोट शेयर कितना एएसपी हासिल करता है, जिससे राज्य में बीएसपी और कमजोर हो सकती है। हालांकि एक कड़े चुनाव में इन पार्टियों द्वारा हासिल किया गया वोट शेयर और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हरियाणा में अनुसूचित जाति के सबसे प्रभावशाली समूह जाटव राज्य की कुल एससी आबादी के लगभग आधे हिस्से के बराबर है। 49 सीटों पर उनकी आबादी 10% से ज्यादा है। क्षेत्रीय रूप में इनमें से 11 सीटें हिसार में, 9 अंबाला और रोहतक में हैं, 8 गुरुग्राम में, 7 फरीदाबाद में और 5 करनाल में हैं। देखा जाए तो यहाँ ये जो क्षेत्र है जाटव का, यहाँ 2009 में कांग्रेस ने आधी से ज्यादा सीटें जीत ली थी, जबकि आईएनएलडी ने 17 सीटें जीती थी। 2014 में बीजेपी ने 27, कांग्रेस ने 9 और आईएनएलडी ने 8 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी का आंकड़ा 21 पहुंचा और फिर कांग्रेस अपने खाते से बढ़कर 15 पहुंची और जेजेपी 8 सीटों पर पहुंची। वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी ने 43% वोट, कांग्रेस ने 31% और अन्य ने 26% वोट हासिल किया था। अब समझने वाली बात यह है कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस ने जाट, दलित और मुस्लिमों का एक सामाजिक समीकरण बनाया, जो राज्य की कुल आबादी की लगभग आधा हिस्सा है। 68% एससी और 64% जाटों ने कांग्रेस आम आदमी पार्टी गठबंधन का समर्थन किया। दलितों ने बीजेपी नेताओं के संविधान बदलने की बातों के चलते इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर लिया। हालांकि उन्होंने आम चुनाव में एक साथ मतदान किया, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा से, दोनों के बीच का जो रिश्ता रहा है वो काफी तनावपूर्ण रहा है। 2010 में मिर्चपुर गांव में एक जाट भीड़ ने 10 वाल्मीकि घरों को जला दिया था। 30 सीटों पर जाट और जाटव दोनों की आबादी 10% से अधिक है। 2019 में बीजेपी और कांग्रेस ने इनमें से 9 सीटें जीती थी। जेजेपी ने 8 और अन्य ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसे दलित और जाट दोनों का समर्थन मिलेगा और इन सीटों से अधिकांश पर उसे जीत हासिल होगी। लेकिन यहीं पर असली खेला है, खेला बीजेपी का है। बीजेपी का जो अपना समीकरण है वो एकदम अलग है। देखा जाए तो दलितों का एक वर्ग कांग्रेस से मांग कर रहा है कि वो हुड्डा परिवार के बजाय कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए। बीजेपी को उम्मीद है कि इस गुटबाजी से उसे फायदा होगा। इसके अलावा बीजेपी को उम्मीद है कि बीएसपी और एएसपी के साथ साथ आईएनएलडी और जेजेपी भी दलित मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को आकर्षित करेंगे, जिससे कांग्रेस के जरिए आम चुनाव में हासिल किए गए लाभ को कुछ हद तक बेअसर किया जा सकता है। साफ सीधे तौर पर समझे तो वो जितना भी वोट काट सकते हैं कांग्रेस का ये सभी दल। दिलचस्प बात यह है कि आईएनएलडी और जेजेपी दोनों ही प्रमुख जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और बीजेपी को उम्मीद है कि वे जाट और बीएसपी, एएसपी दलित मतदाताओं को आकर्षित करके कांग्रेस को दोहरा नुकसान पहुंचाएंगे। अगर ये समीकरण सटीक बैठता है तो कांग्रेस को हरियाणा में मुंह की खानी पड़ सकती है और हार का सामना करना पड़ सकता है। और हाल ही में जो देखा गया है कि कांग्रेस के अंदर भी काफी ज्यादा गुटबाजी चल रही है। हालांकि देखा जाए तो मतदाताओं का इस बार का रुझान कांग्रेस ही की तरफ है और हरियाणा के अंदर जो भी एंटी इनकम्बेंसी के भी बहुत सारे मामले हैं कि 10 साल से वहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन उन पर भी बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं। और हाल के ही दिनों में चाहे वो पहलवानों का मुद्दा हो या फिर रिजर्वेशन का मुद्दा हो या फिर वहाँ बेरोजगारी का मुद्दा हो या ये सभी जो मुद्दे हैं, या फिर किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा हो एमएसपी का, ये सारे मुद्दे जो है हरियाणा में बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहे हैं और बीजेपी जो है इन सभी मुद्दों पर घिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस में अगर वोटों का बंटवारा होता है छोटी छोटी पार्टियों में, तो कहीं ना कहीं इसका साफ सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा मिलेगा और बीजेपी इस बार भी हैट्रिक लगाने में हरियाणा में कामयाब हो सकती है। इस मामले पर आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं।